नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। ठीक इस समय जब 5 बज रहे हैं 2024 का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। आज आखिरी और 7वें दौर की 57 सीटों पर प्रचार खत्म हुआ। इन सीटों पर 1 जून को वोटिंग है। 7 दौर में बटे ये चुनाव सबसे लंबे चुनाव रहे, सबसे तीखी गर्मी के बीच और बहुत सख्त राजनीतिक टकराव के बीच। इस चुनाव में तमाम बड़े दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार सीटों का लक्ष्य घोषित किया, जबकि इंडिया गठबंधन का दावा रहा कि सरकार से नाराज जनता परिवर्तन चाहती है। लेकिन यह प्रचार कितना बड़ा था, इसमें दिग्गजों ने कैसे पूरी ताकत लगाई, इसको कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। मसलन 75 दिन चले इस चुनाव प्रचार में अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने 206 रैलियां की, इवेंट और रोड शो किए। इसके अलावा उन्होंने 80 इंटरव्यू दिए। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ने 204 रैलियां की। 2019 में प्रधानमंत्री ने 142 रैलियां की थी, यानी इस बार 64 रैलियां ज्यादा की। इनमें से 96 रैलियां मई की तपती गर्मी में हुई। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने मिलजुल कर खूब प्रचार किया। हालांकि रैलियों के मामले में इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए से कुछ पीछे ही रहे, लेकिन फिर भी आपको बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 82 रैलियां की और 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कुल 87 रैलियां, रोड शो और मुलाकातें की। अखिलेश यादव ने 82 रैलियां की, जबकि तेजस्वी यादव ने 251 रैलियां कर डाली। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने 1 मई से 30 मई के बीच बस 20 दिनों में आपको बता दें कि 67 रोड शो और रैलियां कर डाली। केजरीवाल ने इस दौरान 30 इंटरव्यू भी दिए। ममता बनर्जी ने 107 रोड शो, रैलियां और सभाएं की। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खाते में 72 रैलियां रहीं। इन आंकड़ों में प्रियंका गांधी और अमित शाह जैसे कई महत्वपूर्ण नेताओं के आंकड़े शामिल नहीं हैं। अमित शाह ने भी 100 से ज्यादा रैलियां की हैं। ये चुनाव अब तक के सबसे महंगे चुनाव भी साबित हुए हैं। हालांकि अभी तक इनके आधिकारिक और अंतिम आंकड़े नहीं दिए जा सकते, लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अध्यक्ष एन भास्कर राव का अनुमान है कि इन चुनाव में 1.2 लाख करोड़ रुपए से 1.35 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च हुआ है, जो 2019 के 60,000 करोड़ के खर्च से दोगुना है। 96.6 करोड़ की वोटर संख्या का हिसाब देखें तो प्रति वोटर 1400 रुपए के आसपास का खर्च आया है। यह समझना मुश्किल नहीं कि तीखी धूप से तपते इन दिनों में भारत चुनावी गर्मी से भी तपता रहा। इन चुनावों में कई नई चीजें दिखती रहीं। पहली बार पक्ष विपक्ष दोनों ने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। मोदी की गारंटी और राहुल की गारंटी की बात की गई। पहली बार संविधान को बदलने ना बदलने के सवाल पर इतनी तीखी बहस चली। बीजेपी ने ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण की सेंधमारी को बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के सवाल पर रक्षात्मक दिखी। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने विरासत कानून को मुद्दा बनाया। इसके अलावा भारतीयों की पहचान के सवाल पर भी उनका बयान मुद्दा बना। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र और घुसपैठियों के बयान पर भी विवाद चला। इन मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ नेताओं के बयान जो उन्होंने इस प्रचार के दौरान दिए। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?
जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपका सपना है। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। आप सब लोगों को हम कहने आए कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों की सरकार खत्म करेगी, और जैसे पहले बहाली सेना में हुआ करता था वैसे ही बहाली होगा। तो ये इस चुनाव की बात नहीं है, लगभग हर चुनाव में कोई ना कोई जुमला, कोई ना कोई नारा, कोई ना कोई बयान फेमस हो जाता है और सुर्खियों के केंद्र में आ जाता है। सीधे हम रुख करते हैं, मनीषा प्रियम जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। मनीषा जी, आखिरकार आज चुनाव प्रचार थम गया, अब 1 जून को 7वें दौर की वोटिंग हो जाएगी, लेकिन हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को टटोल रहे हैं इस पूरे प्रचार को देखते हुए। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि इस पूरे प्रचार के दौरान आपको सबसे मुख्य बिंदु इस पूरे प्रचार में नजर आया, हाई पॉइंट क्या था आपके लिए? देखिए, हाई पॉइंट ये है कि यद्यपि कि आपने दिखाया कि किस नेता ने कितनी रैलियां की और बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष है, और वो जो चित्र आप क्या रहे हैं कि कितने लोग चल चल के इन रैलियों में आए, चाहे वो पक्ष की रैली रहे या प्रतिपक्ष की रैली रहे, लोग चल चल के पैदल इस बिलबिलाती चिलचिलाती धूप में भी राजनीतिक संवाद की जो बात है वो करने के लिए, नेतागण को सुनने के लिए लोग आते हैं। तो भारत में यदि सबसे बड़ा सामाजिक पर्व कोई है तो वो चुनाव है, और ये बात स्थापित हो जाती है एक तरह से। दूसरी बात यह है कि चाहे वो हुक्मरान रहे या फिर कोई छोटे नेता रहे जो अपनी बाजी लगा रहे हैं, यदि भाषा का दुष्प्रयोग कहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया हो कि ना लिया हो, लोगों ने बुरी भाषा को खारिज किया है। और लोग वास्तव में क्यों नेताओं को सुनने आते हैं कि किस तरह की बहस, किस तरह के मुद्दे सामने दिए जा रहे हैं और किस तरह से एक पक्ष दूसरे पक्ष की बातों को खारिज कर रहा है। तो इस तरह के राजनीतिक संवाद को सुनने के लिए लोग आए, और एक तरह से इतनी भीषण गर्मी में भी राजनीतिक माहौल जो है गुलजार रहा। अंत में मैं ये बात कहूंगी कि इसमें भी लोगों ने अपने मुद्दों को बयान और दर्ज किया। जरूरी नहीं है कि किसी नेता को वो अच्छा देख रहे हो को बुरा, लेकिन लोग धरती फटती और लोग बोल पड़ते हैं कि देखिए हमारे हाथ उठ रहे हैं, हम आवाम हैं इस देश के, हमारे मुद्दे ये हैं। तो आगे जो सरकार आएगी 4 जून के उपरांत, उसके लिए इन मुद्दों को नजरअंदाज करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। और राजनीतिक संवाद ऐसा रहा है कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय हो जो ये कहे कि इस दरमियान में ये सीरियल देख रहा था और मैंने तो टीवी पे राजनीति देखी ही नहीं, क्रिकेट से भी कोई खास प्रतिस्पर्धा नहीं रही है। तो एक तरह से राजनीति ही सबसे बड़ा पर्व रहा है। जी मनीषा जी, अब आपसे ये जानना समझना चाहते हैं, आप बहुत करीब से वर्षों से चुनाव को देख रही हैं। अब हम अगर चुनाव करें, भारत के संदर्भ में चुनाव की बात करें, तो नारों का विशेष महत्व यहां पर कहा जाता है, बयानों का विशेष महत्व यहां पर हो जाता है, जो नैरेटिव्स होते हैं उनका विशेष महत्व यहां पर हो जाता है। इन चीजों से मतदाता किस हद तक प्रभावित होता है? हमने देखा बहुत सारे बयान आए, मंगलसूत्र से लेकर मटन मछली और तमाम, संविधान की रक्षा और संविधान के नाम पर तुष्टीकरण की बात हुई, मुस्लिमों के आरक्षण की बात हुई, ये तमाम चीजें हुई। इसके अलावा सैम पित्रोदा का बयान आया, मणिशंकर अय्यर का बयान बीच में आ गया। तो ये कितना प्रभावित करती है एक मतदाता के मन को? देखिए, प्रभावित करती है। तभी तो सैम पित्रोदा जैसे आका जो बिल्कुल राजीव गांधी के अंकल बने रहते थे, जब राजीव गांधी विदेश जाते थे तब उनको चुप कराया गया।
उसके बावजूद भी वो चुप नहीं होते। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इलेक्शन में 0, लेकिन बयानबाजी में आ गए। मणिशंकर अय्यर का भी ये है, तो घाटा ही करते हैं इस तरह की बातें करके और आक्षेप लगा के। तो सबसे बड़ी बात है कि रद्दी आक्षेप जो है उसको जनता स्वीकार नहीं करती, और ये पक्ष लगाता है कि वो पक्ष लगाता है। रद्दी आक्षेप अगर आप लाइएगा तो वो वापस आप पे जाता है, और खास करके जिन लोगों का कि कोई चुनावी स्टेक नहीं हो, वो अगर बाहर से इस तरह की बयानबाजी करके और अगर दिखाना चाहें बवंडरबाजी, जिसको कहते हैं कि हम जो है वो चुनाव से भी बड़े हैं, तो जनता इन बातों को सहने वाली नहीं है। आखिर कोई तो बात थी कि प्रधानमंत्री 200 से भी अधिक रैलियां कराए, कोई तो बात थी कि वो तेजस्वी यादव जो है वो जीत रहा या नहीं जीत रहा, 200-250 आपने दिखाए कि वो कराया है। इसके अलावा दक्षिण की जो रैलियां हुई हैं उनकी हम गिनती भी अभी नहीं कर रहे हैं। कितनी चुनावी सभा कितनी भाषाओं में हुई है, दुनिया में ऐसा चुनाव कहीं नहीं होता होगा, कितनी भाषाओं में नहीं है। और जहां तक वायदों का सवाल है, तो जनता ये देखना चाहती है कि जो वायदे किए जा रहे हैं उन वायदों पे भरोसा करना है कि नहीं। तो केवल जनता इतनी आसान या वाचाल बुद्धि की नहीं है कि उसको कह दिया जाए कि ये 80 रुपए दे रहा है, वो तोल मोल करने की नहीं चाहती है। वो देखती है कि आखिर भरोसा किसका है, कौन इस पर अमल कर सकता है, कौन ये बातें जो है वो करके दे सकता है। और कहीं अगर नेता ने अच्छा काम किया हो तो जनता उस बात को याद रखती है, और इसी कारण से एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फिनोमेना नहीं बनती है भारत के चुनाव में, कि लोगों को ऐसे ही बस मन कर गया कि हम बदल दें तो बदल नहीं देते। अगर भरोसे वाला काम कोई रखता है तो उसको रखती भी है, बाजाबता बाइज्जत को रखती भी है। जी, एक और चीज जो फैक्टर उभर कर सामने आता है चुनाव दर चुनाव, हम इसी चुनाव की बात नहीं कर रहे, वो है विमेन पार्टिसिपेशन। एक मतदाता के तौर पर उनकी जो सहभागिता है, उनकी जो भागीदारी है, लगातार बढ़ रही है। और हमने देखा विमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ पिछले दिनों, हालांकि इस चुनाव में वो लागू नहीं हो पाया। तो ये अगर इस धरातल पर चीजों को देखा जाए तो हमारे भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये कितना बड़ी बूस्टर डोज के तौर पर काम कर रहा है? देखिए, महिलाओं की भागीदारी जो है ये कुछ समय से, और राज्यवार चुनाव में खास करके दक्षिण के राज्यों में, तमिलनाडु में, आंध्र में एनटीआर जीते, महिलाओं का वोट जो था वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक साइलेंट वोटर्स की कैटेगरी को बनाया जिसमें महिलाएं बहुत अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिमिलरली विकास के कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। और इसी तरह से विमेन्स रिजर्वेशन पहले पंचायत में दिया गया, उसके चलते भागीदारी बढ़ी, और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ चेतावनी देती हूँ कि महिलाओं के मौलिक अधिकार के हनन के भी बहुत दुखद और दर्दनाक घटनाएं जो है वो सामने आई हैं, और महिलाओं के साथ जो इस तरह के उनके अधिकारों का हनन होता है उसकी चर्चा हम खुले दायरे में नहीं कर सकते। लेकिन आप ये मान के चलिए कि महिलाएं बहुत दुख के साथ भी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगी। हर पर्व जो है वो केवल खुशी का नहीं, कुछ दर्द की भी बयान हम करते हैं, तो उस दर्द की चर्चा भी महिलाएं जो है वो मत के जरिए करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, इतने विस्तार से इस उत्सव के आखिरी चरण की व्याख्या करने के लिए। और अब सबको इंतजार है पहले तो उन राज्यों में जहां पर 1 तारीख को वोटिंग होनी है, फिर उस तारीख का जब घोषणा होनी है कि जनता ने फैसला किसके पक्ष में सुनाया है। आपसे तब भी बातचीत हमारी होगी मनीषा जी, और 1 तारीख को भी आपसे मुलाकात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पे लेना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। पीएम मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में इस लोकसभा चुनाव की आखिरी रैली की। बीजेपी ने पीएम मोदी की चुनावी रैली को फतेह रैली का नाम दिया। आज की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पिछले 10 साल में हुए कामों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास करके दिखाया है वो अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी विरासत भी और विकास भी के मंत्र पर चल रही है। पिछले 10 साल में भारत ने जो विकास करके दिखाया है वो अभूतपूर्व रहा है। जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी
हमारा दम देखती है। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है।